एवरीवन, अगर आपने सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में ल्यांतांग फांग को जाके बोल देता है कि जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा। फांग भी खुश हो जाता है बट साथ में इसे ये भी बता देता है कि अगर नेक्स्ट टाइम आपको मुझसे कुछ काम हो तो आप मुझे डायरेक्टली बोल दीजिएगा, आपको यीरेन को बीच में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यीरेन को डर लग जाता है कि उसके बॉस को उसके झूठ का पता चल गया। तभी इसे फांग बुला भी लेता है लेकिन इसे कुछ काम देकर वापस भेज देता है। इस बारे में इससे कुछ भी बात नहीं करता, लेकिन इसी डर की वजह से यीरेन पूरे दिन भीगी बिल्ली बन के इधर उधर फिरती रहती है इससे डर के। फांग भी नोटिस करता है कि आज पता नहीं इसे क्या हो रहा है एंड दिन के लास्ट तक ये डिसाइड करती है कि इसे फांग को सॉरी बोलना चाहिए अपने झूठ के ऊपर। काफ़ी लेट हो गया था इसलिए फांग सो गया था एंड इसे देख के बोल रही होती है कि जब ये सोता है तो इतना क्यूट लगता है वरना तो इतना ज़्यादा खड़ूस लगता है। तभी फांग उठ जाता है एंड यीरेन के हाथ से इसका मॉडल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था प्रोजेक्ट के लिए वो टूट जाता है। यीरेन को लगा था कि फांग उसके ऊपर गुस्सा होगा लेकिन ये इसे सही करने लगता है। यीरेन इसकी हेल्प करना स्टार्ट कर देती है ये सोच के कि इसी तरह ये अपनी गलती का रीपे कर सके। फांग जब देखता है कि इतने अच्छे से मॉडल बना रही है तो इससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये आता है। यीरेन इसे बताती है कि जब वो छोटी थी उसके पास कोई भी टॉयज़ नहीं थे, लेकिन जैसे भी उसके फ्रेंड के पास टॉयज़ होते थे वो बिल्कुल ऐसे ही बना लेती थी, इसलिए उसे याद रहता है। एंड देन फांग से कहती है कि और तुम्हें क्या पता, तुम तो इतने ज़्यादा अमीर थे। देन फांग इसे बताता है कि वो अमीर भले ही था लेकिन वो हमेशा अलग रहता था, सबसे अकेला। उसे फ्रेंड्स बनाने बिल्कुल पसंद नहीं थे इसलिए उसने पेंटिंग स्टार्ट की थी। यीरेन कहते हैं कि मैं तो अपने फ्रेंड के बिना अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकती। एंड देखो तुमने तो बोला था कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ स्कूल में भी एंड स्कूल के बाहर हमेशा रहते थे। अब जैसे कि फांग ने स्टोरी अपनी फ्रेंड के नाम पे बनाई थी तो यीरेन से कहती है कि मैं सब कुछ समझ गई थी, मैं इतनी ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ। 是吗？这个我同意。 दूसरी तरफ लीजैन को जब पता चलता है कि यीरेन सिर्फ फांग की एक सेक्रेटरी है तो इसे यकीन नहीं हो रहा था, बिकॉज फांग जैसा लड़का अपनी सेक्रेटरी को अपने सीरियस प्राइवेट मैटर्स में क्यों इन्वॉल्व करता। वैन इस बड़े बिजनेसमैन के पास आती है जो कि असल में इसके डैड हैं एंड इन्हें कहती है कि आप कम से कम कभी तो फेयर कंपटीशन रखा करिए। इसके डैड कहते हैं कि फेयर से तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अपना प्रोजेक्ट उस फांग को दे दूँ, उसके साथ साथ तुम रह के अपनी भी लाइफ ख़त्म कर रही हो। वेन भी यहाँ से बोल के चली जाती है कि चलो अगर कर रही हूँ तो मैं अपने आप कर रही हूँ, कम से कम तुम्हारी कठपुतली बन के तो मैं नहीं रह रही हूँ। लास्ट में आके फांग से सॉरी बोल ही देती है अपनी गलती के लिए, अपनी झूठ बोलने के लिए। एंड अब जाके फांग को समझ में आता है कि इतनी परेशान क्यों हो रही थी। खैर इसके झूठ से फांग का फ़ायदा ही हुआ था इसलिए इसे लास्ट वार्निंग देता है कि इसके बाद कोई भी झूठ मत बोलना। यीरेन के सर से बहुत बड़ा वजन उतरता है एंड यहीं पे खुशी की वजह से ये तो यहीं पे सो जाती है। नेक्स्ट डे जब इसकी आंखें खुलती हैं तो फांग अपने ऑफिस के पीछे वाली जगह पे आराम से बैठा होता है एंड यीरेन हमेशा की तरह से पास से देखना स्टार्ट कर देती है। 你敢再近一点？ फांग इसे कहता है कि आज तुम थोड़ी लेट हो गई, जल्दी से काम पे चलो। एंड यीरेन को बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा था कि वो अपने बॉस के इतने पास गई क्यों थी। तभी इसे लीजा फ़ोन करके बुलाता है कि अगर अब तुम्हें आईडी कार्ड वगैरह चाहिए तो मेरे पास तुम्हारा पर्स है। यीरेन भी खुश हो जाती है कि उसका पर्स उसे वापस मिल गया। एंड जैसे कि आईडी से लीजा को पता चल गया था कि इसकी कंपनी में काम करती है तो इससे कहता है कि तुम्हारी कंपनी काफ़ी अच्छी है, मैं भी वहाँ पे ज्वाइन होना चाहता हूँ, बट मुझे सुनने में आया कि बॉस थोड़े एरोगेंट है। यीरेन कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, एक्सीलेंट बॉस है, अफेक्शनेट है। इस सबसे पता करना चाह रहा था कि यीरेन फांग के कितने करीब है। वैन फांग को इस प्रोजेक्ट के मालिक से मिलाने के लिए लेके आती है जिससे कि फांग इन्हें इम्प्रेस कर सके, लेकिन यहाँ तो इससे पहले ही इसके पापा आ चुके थे। ये मालिक यानी कि मिस्टर हुआंग, इन्हें पोल खेलने का काफ़ी ज़्यादा शौक है इसलिए सब पोल खेलने के जाते हैं। वैन के पापा फांग को कहते हैं कि फांग तुम तो रहने ही दो, तुम्हें हार के अच्छा नहीं लगेगा, वैसे भी तुम हमेशा से हारते ही आई हो। फांग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी यंग हूँ, मेरे पास पूरी लाइफ पड़ी है जीतने के लिए, लेकिन आपका जीतना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आप ओल्ड एज में आ गए हो। अब वेन के पापा को तो प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर हुआंग को मक्खन लगाना था इसलिए इससे पोल में हार जाते हैं। वेन फांग को इशारा करती है कि वो अच्छे से ना खेले, लेकिन ये तो काफ़ी अच्छा शॉट लगा देता है। मिस्टर हुआंग इस मैच में हार गए थे तो वैन कहती भी है कि हम नेक्स्ट गेम खेलेंगे, बट फांग को किसी को मक्खन लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए यहाँ से आ जाता है। वेन इसे समझाती है तो फांग कहता है कि अगर हम अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये ज़रूर लेंगे, ये ट्रिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीजा ने यीरेन के लिए उस शो के टिकट ले लिए थे जो कि ये बहुत दिनों से देखना चाहती थी लेकिन इसे मिल नहीं रहे थे। लेकिन तभी अर्जेंटली इसे फांग बुला लेता है एंड इसे शॉपिंग कराने लेके जाता है एक पर्स खरीदने के लिए।
ईरान इससे पूछती है कि जिसे कि तुम ये पर्स देना चाह रही हो उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है। तो ये बोलता है कि उसका बड़ा ही गंदा टेस्ट है, फैशन वगैरह का तो उसे पता ही नहीं है और वो एक डम सी लड़की है। ईरान जब इसे एक पर्स दिखाती है तो इसे ईरान को एक गिफ्ट कर देता है, ये बोल के कि तुम्हारा पर्स मेरा काम करते एक हो गया था इसलिए मैं तुम्हें दिला रहा हूँ। ईरान कहते हैं कि मुझे तो मेरा पर्स मिल गया है। तो फांग कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम दूसरा भी ले सकती हो। अब ईरान को याद आता है कि अच्छा मेरा गंदा टेस्ट है, एंड देन ये शॉप का सबसे महंगे वाला पर्स खरीदती है। इस सारी बात की शिकायत ये अपनी फ्रेंड को लगाती है कि मुझे बैड फिगर बैड टेस्ट बोला। शायद बताती है कि जो कॉमिक मैंने तुम्हारे बॉस के ऊपर लिखा था वो काफ़ी ज़्यादा हिट जा रहा है, इसलिए तो मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में बताना जो कि मैं अपने नॉवल में लिख सकूं। फांग ईरान को प्रोजेक्ट वाली साइट पे लेके जाता है जहाँ पे ईरान इसकी सारी हरकतें नोट करती है अपनी फ्रेंड को बताने के लिए। यहीं पे इन्हें फांग की बहन शियू भी मिल जाती है, जिसे कि स्कूल की तरफ से एक टास्क मिला हुआ था, इसे सारे पैम्पलेट्स रात तक डिस्ट्रीब्यूट करने थे, इसलिए इन दोनों को भी कॉस्ट्यूम्स पहना देती है इन्हें बिकवाने के लिए। एंड कॉस्ट्यूम के साथ साथ फांग तो क्यूट क्यूट पॉज भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। सभी लोग इससे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे थे। ईरान से बोलते हैं कि ऐसा क्या जादू है इस कॉस्ट्यूम में जिसने तुम्हें चेंज कर दिया, एंड तभी शियो इनकी कुछ पिक क्लिक्स करती है। दैनी फांग को बताती है कि देखो ईरान तुम्हें लाइक करती है, मैं बहुत देर से इन फोटोज़ को देखकर ऑब्जर्व कर रही थी। इसके बाद फांग ईरान को लेके एक एग्जीबिशन में जाता है। ईरान को उसकी फ्रेंड मैसेज करती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बॉस को किस तरह की लड़कियाँ पसंद है। अब ये बात पूछने के लिए धीरे धीरे फांग के पास वाली साइड में जाने लगती है। फैन अपनी बहन की बातें याद कर रहा था कि ये तुम्हें लाइक करती है, एंड ये भी नोटिस कर रहा था कि ये रहने से बार बार देख रही है एंड इसके करीब आते जा रही है। लास्ट में इसके बिल्कुल पास ही आ जाती है। दैनी कहती है कि मेरी फ्रेंड काफ़ी तारीफ कर रही थी आपने जो पर्स मुझे दिया था। फांग कहता है कि इतना भी मत इतराओ, वो मैंने तुम्हें बस ऐसे ही दे दिया था। ईरान पूछते हैं कि अगर जिस लड़की को आप लाइक करते हो उसे किस तरह का गिफ्ट देते एंड आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है। फांग इससे काफ़ी सारी क्वालिटीज़ बता के कहता है कि जो लड़का तुम्हें बोले कि मुझे तो तुम्हें फर्स्ट टाइम देखते ही प्यार हो गया था, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, वैसे तुम्हें कोई ये नहीं बोलेगा। यानी कि यहाँ पे भी ईरान को बेइज्जती ही सुनने को मिलती है। देन फाइनली फांग इससे आके पूछ ही लेता है कि मुझे पहले ये बताओ ऑनेस्टली कि तुम मुझे लाइक करती हो क्या। ईरान इसे साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड देन पूछती है कि चलो ये बताओ अगर ऐसा होता तो। फांग कहता है कि मैंने बस ऐसे पूछा बिकॉज मेरी बहन मुझसे बोल रही थी, एंड तुमने भी मुझसे पूछा कि मुझे किस तरह की लड़कियाँ पसंद है तो मैंने बोल दिया। एंड अगर मेरी असिस्टेंट मुझे लाइक करेगी तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि यही उसके लिए अच्छा है। वो एक ऐसे बंदे से प्यार करेगी जो कि उसे प्यार नहीं करता, फिर उसका ध्यान काम में नहीं लगेगा, इसलिए नौकरी से हटना उसके लिए सही है। जब ये सारी बात ये शादी को बताती है तो शादी बोलती है कि तुम्हें इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि उसने तुम्हारी इंसल्ट की है, इस बात पे आ रहा है कि वो तुम्हें लाइक नहीं करता। दूसरी तरफ फांग अपनी एंड ईरान की फ़ोटोज़ देख रहा होता है एंड बाद में उसकी बात को याद करता है कि वो उसे लाइक नहीं करती। जैसे कि ईरान ने गुमो को शादी की लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में बताया था, तो इसे एक हॉन्टेड हाउस में लेके आता है। ये सोचता है कि जब वो डरेगी तो उसका आखिरी सहारा मैं बनूंगा। एंड देन शादी बच्चों से लेके मरने तक की कहानी सोच लेता है। लेकिन आगे पहुंच के इसका बिल्कुल उल्टा देखने को मिलता है, जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड ये बिल्कुल भी नहीं डरती। अब इसे काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील हो रही थी, लेकिन शादी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। आज सभी के प्रोजेक्ट्स को खरीदने का टाइम आ गया था। ये ईरान के साथ वहाँ पे जा ही रहा था कि इसे इसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है एंड वो हॉस्पिटल में पहुँच गया है। ईरान को लगता है कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में फांग से बताएगी तो इसे बिल्कुल नहीं जाने देगा, इसलिए बोलती है कि मेरी फ्रेंड शादी को चोट लग गई है एंड मुझे वहाँ पे जाना है। फांग इसे भेज देता है एंड वैन के साथ वहाँ पे चला जाता है। एंड जब इसे अपना डिज़ाइन दिखाने का नंबर आता है तो उसके कंप्यूटर में वो फाइल ही नहीं थी। ये ईरान को फ़ोन लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन उसके बॉयफ्रेंड के पास था जो कि उसे काट देता है, बल्कि कॉल भी डिलीट कर देता है। ये ईरान को कहता है कि देखो मैंने तुमसे धोखा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन ईरान को यहाँ पे आके पता चल गया था कि जितनी सीरियस हालत इसने बताई थी इतनी नहीं है, बल्कि बिल्कुल छोटी सी चोट लगी थी, एंड इसलिए इतना बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़ के आ गई। एंड आज इसे ये भी थोड़ा थोड़ा मालूम हो गया था कि क्यों किसी किसी को झूठ इतना ज़्यादा ना पसंद होता है। यहाँ पे सिर्फ इंसानियत के नाते आई थी जो कि अब इसके सारे बिल्स पे करके यहाँ से चली जाती है। वैन मिस्टर हुआंग से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि वो थोड़ा सा टाइम और दे दें, लेकिन मिस्टर हुआंग कहते हैं कि तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेके सीरियस ही नहीं हो। फांग काफ़ी गुस्से में आके गुमो से शादी से फ़ोन मिलवाता है। गुमो इससे कुछ बोल पाता है इससे पहले ही फांग से फ़ोन छीन कर उससे बोलता है कि तुम कौन से हॉस्पिटल में हो। शादी मज़े में थी जो कि बोलती है कि मैं कौन से हॉस्पिटल में होती है, तुम कौन हो मुझे हॉस्पिटल में पहुँचाने वाले, इडियट कहीं के। यानी कि अब इसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। तभी ईरान आती है, इससे पूछता है कि तुम कहाँ पे गई थी। ये कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड के पास गई थी।
एंड अब फांग इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़ के अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। ये कहती है कि उसकी हालत सीरियस थी। ये पूछता है कि कितनी सीरियस, बट उसकी हालत तो सीरियस थी ही नहीं। एंड फांग इसे यहीं कहीं जॉब से निकाल देता है, एक तो प्रोजेक्ट का एंड वो भी इतने बड़े झूठ की वजह से। ये इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब शादी को भी सब कुछ पता चल गया था, तो ये गुमो को डांटती है कि तुम मुझे पहले बताना चाहिए था ना, एंड तुमने उसे मेरा नंबर ही क्यों दिया। बट गुमो की भी इसमें क्या गलती थी, उसे थोड़ी ना पता था कि ईरान झूठ बोल के कहीं पे गई है। एंड ईरान को अपने से ज़्यादा इस बात का बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से फांग का इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। लीज़ा अपने पापा को उस जगह का मॉडल दिखा रहा होता है जहाँ पे वो कभी बचपन में जाया करते थे, यानी काफ़ी अच्छा लगता था। इसके पापा पहले तो उसे देख के थोड़ी मूवमेंट करने लगते हैं, जिससे लीज़ा भी काफ़ी खुश होता है, बट फिर से ये बोलने लगते हैं कि मेरा बेटा कहाँ पे है, क्या वो स्कूल से आ गया, क्या उसने दोबारा कोई गड़बड़ कर दी। इसे काफ़ी बुरा फील होता है। तभी इसका असिस्टेंट इसे बताता है कि फांग ने ईरान को नौकरी से निकाल दिया बिकॉज उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट हार गया। ये दोनों फ्रेंड्स उसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे कभी बचपन में खेला करते होंगे। फांग कहते हैं कि यहाँ पे कोई बिजनेसमैन बिल्डिंग बनाना चाहता है, लेकिन ये जगह हमारी यादें हैं, इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बट लीज़ा कहता है कि जब लोग ही बदल गए हैं तो इस जगह को भी बदलने देना सही बात है। फांग कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे इतनी भड़ास निकालनी है तो तुम मुझे मार के निकाल दो। एंड लीज़ा कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, एंड इसे मारना स्टार्ट कर देता है। फांग कहता है कि चाहे मुझे और मार लो बट मेरे साथ सही हो जाओ, लेकिन ये यहाँ से चला जाता है बोल के कि अभी तो शुरुआत है, तुम्हें बहुत कुछ हारना है। ईरान को जो जॉब से निकाल दिया था इससे इसकी कंपनी में कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन इसकी एक कलीग साशा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। ये बेन को भी इसके बारे में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन बेन के पास अभी इतना टाइम नहीं होता सुनने का। ईरान को मॉडल याद तो था, इसलिए ये फांग का मॉडल दोबारा से तैयार कर रही थी जिसे मिस्टर हवांग को दिखा सके। इसे यकीन था कि ये मॉडल इतना ज़्यादा अच्छा है कि शायद हुआंग मान ही जाए। शादी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ईरान के एक्स बॉयफ्रेंड पे, जिसने कि उसने जो हाथों से निकलवा दी थी। इसलिए दोनों प्लान बनाते हैं इसकी पिटाई करने का। इसके कहने पे गुमो इसके पास जाता है, इसे बहुत ज़्यादा सुनाता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर देता है वो। लेकिन देन शादी इसे अच्छा मजा चकाती है एंड कहती है कि तुमने मेरी फ्रेंड को मारा, एंड इस पे तो अपनी सारी पिटाई ही भूल जाता है। बट इसकी पिटाई करने के बाद भी इसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था बिकॉज इससे वो ईरान की सैडनेस दूर नहीं कर सकती थी। गुमो इसे एक तरीका बताता है जिससे कि ईरान को कंपनी में वापस लाया जाए। ईरान मिस्टर हवांग के पास गई तो थी, लेकिन उसके वहाँ पे जाने से पहले ही उसके बॉडीगार्ड्स ने ही इन्हें निकाल दिया था। फांग देखता है कि कप पे बिल्कुल ऐसी ही स्माइली बनी होती है, लेकिन इसे स्मैश कर देता है बिकॉज से ईरान पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। एंड तभी यहाँ पे आता है गुमो, जो कि इसे कहता है कि मुझे आपको ईरान के बारे में कुछ बात बतानी है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।